आज हम बच्चों व्याकरण में समास का अध्ययन करेंगे और हमने पहले भी इसको थोड़ा बहुत सीखा है। समास होता क्या है, तो विभाग सी में ये अनिवार्य रूप से आने वाले प्रश्न होते हैं। समास के 2-3 प्रकार से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको शब्द दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है, या तो फिर दिए गए शब्दों का समास विग्रह कीजिए या फिर दिए गए विग्रह समास पदों का समासिक पद बनाइए। इस प्रकार से इसके प्रश्न आते हैं और ये अनिवार्य रूप से आते हैं। तो समास है क्या, पहले वो जानते हैं। समास शब्द से हमें क्या आभास होता है कि कुछ चीजों को किसी एक वस्तु में समाहित करना। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि ये भाषा है, तो यहाँ हम क्या चीजों का समापन करेंगे, शब्दों का समापन करेंगे। समास और संधि लगभग मिलती जुलती प्रक्रिया है। जो कार्य संधि में होती है लगभग वही कार्य समास में होता है। थोड़ा जो अंतर है बच्चों वो ये है कि संधि में हम जिस चीज का मेल करते हैं वो होता है ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। किसी दो शब्दों के बीच जब हम मेल करते हैं और वो दो शब्द मिला करके हम एक शब्द बनाते हैं, तो उनके बीच हम जिसका मेल करते हैं वो होता है ध्वनि। प्रक्रिया क्या होती है उसका? पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला जो स्वर है, ध्वनि है, उसका हम मेल कराते हैं, जोड़ते हैं। समास में भी हम वही करते हैं। समास में दो शब्दों का नहीं, दो पदों का हम मेल करते हैं। किस चीज का मेल करते हैं? दो पदों का। और मेल करने के लिए हम जिस चीज का उपयोग करते हैं, या यूं कह सकते हो बच्चों कि हम एक समासिक पद मतलब एक शब्द का विग्रह करने के लिए जिस चीज का उपयोग करते हैं उसे हम परसर्ग कहते हैं। और सरल भाषा में जाए तो उसे हम विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं। और भी सरल भाषा में जाए तो हम उसे शब्द का वो अंश कह सकते हैं जिसके द्वारा समासिक पदों को विभाजित किया जाता है। शब्द का अंश होता है, उसको अगर हम बीच में रखते हैं तब हमारे एक शब्द दो भागों में खंडित हो जाते हैं। और अगर उस विभक्ति चिन्ह को हम हटा देते हैं, किताबी भाषा में कहते हैं लोप कर देना या लोप हो जाना। लोप का अर्थ होता है गायब कर देना या गायब हो जाना। तब हम उसे कहते हैं समासिक विग्रह, समास विग्रह। और जब जोड़ते हैं तब कहते हैं समासिक पद। यहाँ समास की पहले परिभाषा दिया है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले मतलब एक दूसरे से संबंध होना चाहिए शब्द का। और दूसरी चीज इसमें क्या बताया है कि शब्द कैसा होना चाहिए बच्चों? सार्थक होना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए। जिस शब्द का मीनिंग हो ऐसे शब्द हो, तो उन दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है, उसी को हम समास कहते हैं। और इसका जो तरीका है कि समास वास्तविक अर्थ में अगर हम देखें तो संक्षेपीकरण होता है। मतलब किसी भी वाक्य को आप छोटा करना चाहते हैं, संक्षेप करना चाहते हैं, तो वो प्रक्रिया समास के द्वारा होता है। और जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, चंद्र के समान मुख को हम चंद्रमुख भी कह सकते हैं। चंद्र के समान मुख या चंद्र रूपी मुख, तो ये 3 शब्दों से बना एक वाक्य बन गया है ना। लेकिन अब उसे अगर हम एक शब्द करें तो उसे हम चंद्रमुखी कह सकते हैं। समास रचना में दो शब्द जिसे हम पद कहते हैं, पहला पद पूर्व पद कहा जाता है बच्चों, और दूसरा पद उत्तर कहा जाता है, उत्तर पद। जब शब्दों का विभाजन किया जाता है, जैसे कोई एक शब्द है उसको हमने विभक्ति चिन्ह लगा करके दो शब्द बनाए, दो पद,
तो जो पद पहले आता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। और जो शब्द बाद में आता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्तर पद कहते हैं। और दोनों के समास से जो है समस्त समासिक पद बनता है। अब यहाँ दिया है बच्चों समास के भेद। भेद अर्थात के प्रकार। भेद का क्या मीनिंग होता है? प्रकार। तो यहाँ हम देखेंगे भेद के दो मीनिंग होते हैं हिंदी में। भेद अंतर को भी कहते हैं। भेद किसी चीज का राज होता है ना, उसे भी भेद कहते हैं। लोग कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, मतलब घर का राज देने वाला, भेद देने वाला। तो भेद शब्द के 3 अर्थ होते हैं। यहाँ जो समास का भेद है उसका अर्थ होता है प्रकार। तो समास के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां बहुव्रीहि समास। हिंदी में समास के रूप में ये 6 प्रकार के समास का उपयोग होता है। आपको इन्हीं के द्वारा शब्द आएंगे, पद आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है। तब आपको इन्हीं 6 में से किसी एक का नाम लिखना होगा। अब इनमें से आप किसी एक का नाम कैसे लिखोगे? जब आपको इनका विग्रह करने का या समासिक पद बनाने का प्रक्रिया पता होगा। इन सब के अलग अलग प्रक्रिया है बच्चों। तो आज हम जानेंगे कि क्या प्रक्रिया है। तो पहला हमारा जो है वो है तत्पुरुष समास। पहला कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आप इसको ऊपर नीचे करके भी समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले पे तत्पुरुष ही आना चाहिए। तो तत्पुरुष समास क्या है? समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे गुरु दक्षिणा का विग्रह है गुरु के लिए दक्षिणा, ये पद बनाने पर गुरु दक्षिणा के लिए विभक्ति का लोप हो गया है। क्या बता रहा है यहाँ पे? गुरु के लिए दक्षिणा। ये जो के लिए है ना बच्चों, के लिए, ये जो के लिए है ना, ये है विभक्ति चिन्ह। आप इसे परसर्ग भी कह सकते हैं। तो तत्पुरुष समास में कई प्रकार हैं, जैसे कर्म, करण, संबंध तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष में कई प्रकार हैं। तो सब में बच्चों अलग अलग विभक्ति चिन्ह लगती है। अलग अलग विभक्ति चिन्ह क्या लगता है? जैसे कौन कौन से लगते हैं? जैसे का, की, के, या फिर के लिए, है ना, से, में, पर। इस तरह के विभक्ति चिन्ह का उपयोग होता है तत्पुरुष समास में। जैसा आपको शब्द मिलेगा, जैसे मैंने कहा तत्पुरुष के कई प्रकार हैं। अगर हम उसमें जाते हैं बच्चों तो ये बड़ा लंबा हो जाता है। तो यहाँ जो है इन सारे विभक्ति चिन्हों का उपयोग होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, नेत्रहीन। नेत्रहीन एक शब्द है, क्या है बच्चों? नेत्रहीन है ना, नेत्रहीन। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? इनमें से लगाएंगे। वेरी गुड। नेत्र से हीन। क्या नहीं है? आंखें नहीं है, हीन है। किस चीज का यहाँ नकारात्मकता न होना दर्शाता है? वो है नेत्र। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। धनहीन, है ना, तो बुद्धिहीन अक्सर लोग बुला देते हैं कि भाई बुद्धिहीन मनुष्य है, तो मतलब क्या नहीं है? उसके पास बुद्धि नहीं है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ बच्चों, एक शब्द है वो है घुड़सवार, तो आप इसमें क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? घोड़े
पर सवार। घुड़ कोई सार्थक शब्द नहीं होता है। मैंने आपको प्रारंभ में ही समझाया कि बच्चों व्याकरण में हमेशा सार्थक शब्दों का उपयोग होता है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि शब्द जो है उसका क्या मीनिंग बनता है। तो घुड़ का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ बात घोड़े की हो रही है, तो घोड़े पर सवार। तो यहाँ जो विभक्ति चिन्ह लगा वो क्या है बच्चों? पर है। उसी तरह से का लगता है, की लगेगा, ये सारे विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास में लगाए जाते हैं। अब हम जो देखेंगे बच्चों वो है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या है? जिसका पहला पद विशेषण हो। तत्पुरुष को हमने क्या देखा कि तत्पुरुष में ढेर सारे विभक्ति चिन्ह लगते हैं, उसके कई प्रकार है, करण, कर्म, जो है संप्रदान, अधिकरण। लेकिन कर्मधारय की क्या विशेषता है? जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, अथवा एक पद उपमान हो तथा दूसरा पद उपमेय हो, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण और विशेष्य ये तो हमें पता है। विशेषण किसे कहते हैं? किसी के खासियत की जो बात होती है, किसी के अंदर कोई गुण है, कोई विशेष है, खास रूप धारण करता है, वो विशेषण होता है। और जिसके गुणों की बात की जा रही है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो वस्तु हो, जो भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे अगर रंगों की बात की जाए तो ये किस कलर का है? काला है, तो इसका विशेषण क्या है? काला है। और विशेष्य क्या है? पेन है। उसी तरह से विद्यार्थी अच्छा है तो विद्यार्थी विशेष्य है, और अच्छा जो है वो उसका विशेषण है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला पद यहाँ बताया विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। और जो चीज होता है कर्मधारय में आपको पहचानने के लिए, उसमें एक ये भी होता है कि इसमें एक पद उपमा होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। अभी आपने देखा विशेष और विशेषण क्या है, अब आप ये समझेंगे उपमान और उपमेय क्या है। उपमान का मतलब होता है, उपमान और उपमेय का किसी से किसी की तुलना करना, किसी की उपमा देना, है ना। किसी के बारे में अगर हमें बात करनी है तो हम किसी की तुलना करते हैं और जो है उसका एग्जाम्पल देते हैं, तो हम उससे उसकी उपमा करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ दिया है द्विगु समास, कर्मधारय में, तो कर्मधारय समास का जो उदाहरण है, एक शब्द लेते हैं हम, वो शब्द है नील कमल। नील कमल। नील कमल का हम विभक्ति चिन्ह नीला है जो कमल। यहाँ जो है जो क्या बच्चों? विभक्ति चिन्ह है जो विभक्ति चिन्ह है। नीला है जो कमल। नीला क्या है? विशेषण है। मैंने पहले ही कहा कि जिस चीज के बारे में बात हो वो विशेष है और उसकी जो खासियत है वो विशेषण है। तो नीला क्या है? रंग है। नीला विशेषण है और कमल क्या है? विशेष है। तो कर्मधारय समास का ये क्लियर हुआ कि इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। दूसरा जो इसका नियम है, उपमेय और उपमान, किसी से किसी की तुलना करना। तो बच्चों जैसे कमल नयन, यहाँ एक एग्जाम्पल, कमल नयन। यहाँ नयन की बात हो रही है, नयन अर्थात के नेत्र की बात हो रही है। तो वो नेत्र कैसा है? कमल के समान है। कमल के समान नयन। तो कमल के समान नेत्र जिसके हैं वो है कमल नयन। तो यहाँ कमल के नेत्रों की तुलना किसके साथ किया गया है? कमल के साथ, कमल की पंखुड़ियों के साथ, क्योंकि वो लंबी होती हैं इसलिए
कमल की पंखुड़ियों के साथ नेत्र की तुलना की गई है, आंखों की, तो कमल नयन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे बच्चों देह लता, तो शरीर कैसा, देह कैसा बताया गया, लता के समान, लचीला शरीर है तो उसे देह लता कहते हैं। या फिर कहते हैं कि मृग नयनी, मृग के नेत्रों के समान अगर किसी की आंखें हैं तो वो मृग नयनी। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाला कोई व्यक्ति है, सुंदर लोगों के लिए लोग कहते हैं चंद्रमुख। तो ये होता है बच्चों कर्मधारय समास। तीसरा जो है वो है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या बताते हैं कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है। द्विगु समास क्या होता है, ये संख्यावाची होता है। इसका पहला पद जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि समास में 2 पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहा जाता है। तो द्विगु समास की क्या पहचान है कि इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, इसमें नंबर होता है 2, 4, 6, 5। और दूसरी बात इसका जो है समूह की बात होता है, मतलब कोई भी चीज समूह में है, एक साथ है, ग्रुप में है, तो वो होता है बच्चों समूहवाचक। तो ग्रुप समूह का बोध कराता है और पहला पद नंबर में हो, संख्या में हो, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे द्विगु समास है। कर्मधारय का हमने क्या पहचान लिया, विशेष और विशेषण, उपमेय और उपमान। तत्पुरुष का हमने क्या पहचान लिया, का, की, के, लिए, से, में, पर, ये कुछ खास जो है विभक्ति चिन्हों का। तीसरा द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा और जो है किसी समूह का बोध कराता है। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं द्विगु समास के। तो जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, क्या हो गया बच्चों, त्रिलोक। अब त्रि क्या है, संख्या को दर्शाता है। 3 लोक स्थान है, जैसे स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, है ना, ये लोक है। यहाँ किस चीज की बात हो रही है, 3 लोकों का समाहार, मतलब समाहित होना। कितने लोग समाये हुए हैं, 3 लोग। तो पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। दूसरा, इन तीनों लोगों की बात एक साथ की जा रही है, समूह में की जा रही है, इसलिए ये क्या है बच्चों, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे नवरत्न, त्रिफला, सप्ताह, चौमासा, दोपहर। अब दोपहर है तो क्या है, दोपहर, पहर अर्थात समय की बात हो रही है ना, दोपहर। इसमें अगर हम विभक्ति करेंगे तो 2 पहरों का समूह, है ना। तो इसी तरह से जहां भी संख्या पहले पद में आए और उन संख्या शब्दों को एक साथ सामूहिक रूप से दर्शाया जाए तो वो क्या हो जाता है बच्चों, द्विगु समास होता है। तो 3 आज हमने इसके यहाँ खत्म किए, बाकी के 3 हम अगले क्लास में देखेंगे।